घबराहट में मुब्तला थी। उसके हाथों से दूध की बाल्टी गिरते गिरते बची। वो मेज के एक कोने से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। अभी उसके माँ बाप हैरान ही थे कि वो खौफजदा अंदाज में बोली, वो मेरा पीछा कर रहा था। उसकी माँ ने वो पतलून मेज पर पटक दी जिसकी वो मरम्मत कर रही थी। उसने गुलरी को गौर से देखकर कहा, कौन है वो? किसने तुम्हारा पीछा किया है? जैफरे ने। गुलरी ने आबेदीदा होकर अपने खुश्क बाल एक झटके के साथ पीछे हटाते हुए कहा, आज तो मैं बड़ी मुश्किल से बची हूँ माँ। उसने मुझे पकड़ लिया था। और गुलरी के रुखसारों पर सुर्खी सी छा गई। इसकी छोटी छोटी आंखें मध्यम मध्यम रोशनी में चमक रही थी। क्या किया उसने? माँ इससे आगे कुछ ना कह सकी। वो शदीद बेचैनी के आलम में कुर्सी से उठ गई थी। नहीं माँ, गुलरी ने तसल्ली देने के अंदाज में कहा, अगर मैं जोर लगाकर खुद को छुड़ा ना लेती तो। गुलरी का बाप देर से एक हथौड़े का मुआयना कर रहा था। इसने उसे नीचे रख दिया और गुलरी को घूरने लगा। उसने नहीफ आवाज में करफ्तगी से पूछा, इस गुड़बड़ में तुमने सारा दूध भी गिरा दिया होगा, क्यों? नहीं अब्बा। गुलरी ने जल्दी से बाल्टी उठाकर इसके नजदीक ले जाते हुए कहा, सारा दूध नहीं गिरा, अलबत्ता थोड़ा सा जरूर गिर गया है। थोड़ा सा गिरा है? इसके बाप ने बाल्टी में झांकते हुए इससे कहा, यूं कहूँ कि थोड़ा सा बाकी बचा है। दूध दोने में भी तुमने घंटों लगा दिए। मैं क्या करती यहाँ? गुलरी ने मुंह बसुरते हुए कहा, जंजीर गुम हो जाने की वजह से गाय काबू में आती ही नहीं थी, बार बार अपनी जगह से हट जाती थी। अच्छा, गुलरी की माँ ने बेजारी के साथ अपने शौहर से कहा, तुम दूध के मुतालिक बाद में फिक्र करते रहना। उस वक्त ये सोचो कि इस जलील ने कितनी मजमूम हरकत की है। जाओ बंदूक उठाकर अभी इस कमीने को तलाश करो। क्या तुम ये चाहते हो कि वो गुलरी का भी वही हश्र कर दे जो उसने अरसला का किया था? ये सब फजूलियात हैं। हर बात बेसोचे समझे आंख बंद करके मत मान लिया करो। गुलरी के बाप ने बेपरवाही से कहा, ये लड़कियां जब बालिग होने लगती हैं तो दीवानी हो जाती हैं। अजीब अजीब ख्यालात उनके जहन में आने लगते हैं। हमेशा यही समझती हैं कि मर्द उनका पीछा कर रहे हैं। उसने दोबारा अपना हथौड़ा उठा लिया और गुलरी की तरफ इशारा करके कहा, जरा इस कमबख्त की शक्ल तो देखो, चौही जैसी लगती है, ना रंग ना रूप, दिफ ज़दा सी मरील लड़की। भला कौन पागल इसका पीछा करेगा? मैं कहता हूँ जैफरे जज्बाती होकर भी कम अज कम इतना ज़हीन जरूर है कि इस जैसी बदसूरत लड़की की तरफ तवज्जो नहीं देगा। मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि इसने इसका पीछा किया होगा। गुलरी ने बड़ी बेबाकी से अपने बाप की आंखों में आंखें गाड़ दी। इस की जरूर जर्द आंखें बिल्ली की आंखों की तरह टपकने लगे। उसने कहा, ये जरूरी नहीं है कि हर शख्स अच्छी सूरत ही तलाश करे। दुनिया में बदसूरत लड़कियां भी तो होती हैं आखिर। बकवास बंद करो। उसका बाप धाड़ा, तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलने लगी है। शर्म नहीं आती इस तरह कहते हुए? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? गुलरी की माँ ने कड़वे लहजे में कहा, ये बातें छोड़ो, बाहर जाओ और उसको तलाश करो। गुलरी के बाप ने हथौड़ा ठीक करते हुए कहा, छोड़ो भी जरूरी नहीं है कि रसला को जैफरे ही ने हलाक किया हो। ये काम किसी और का भी तो हो सकता है। हरगिज नहीं, यकीनन ये उसी का काम है। तुम ख्वाह मख्वाह उसकी वकालत कर रहे हो। हालांकि तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि इसकी टोपी अरसला की लाश के करीब पाई गई थी। इसका चाकू भी वहीं पड़ा था और फिर इस इलाके में इसके सिवा कोई और शख्स ऐसा नहीं है जिस पर कत्ल का शुबा किया जा सके। तुम उठकर उसे तलाश करते हो या नहीं? गुलरी की माँ ने पैर पटक कर कहा। गुलरी के बाप ने कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे लिए ज्यादा चलना मुश्किल है। मैं इस जख्मी पाँव के साथ कहाँ तक घिसटा फरूंगा? हाय तुम्हारा पाँव। गुलरी की माँ ने तंजिया अंदाज में कहा, क्यों बातें बना रहे हो? हल्की सी सूजन ही तो है, टूट तो नहीं गया। मगर मेरे लिए तो उसे हलाना भी एक अजाब है। मालूम नहीं क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ होने गई है। शायद वो अभी ज्यादा दूर ना गया हो। गुलरी ने कहा, वो इतनी देर से बड़े तहम्मुल के साथ भूली भाली लड़कियों की तरह अपने माँ बाप की नोक चूंक सुन रही थी। हो सकता है वो अब भी मौका की ताक में कहीं आसपास ही मौजूद हो। जाएगा कहाँ? एक दो दिन में पकड़ लिया जाएगा। गुलरी के बाप ने टालते हुए कहा। वो उस वक्त बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। सुना है अरसला के मामले में पुलिस अभी तक सरगर्मी से इसे तलाश कर रही है। परसों इसे बूढ़े जॉर्ज ने खलियानों में पकड़ लिया था, मगर वो कमीना उसे धक्का देकर फिर भाग निकला।
मैं कुछ नहीं जानती, उस वक्त पुलिस वालों की बेटियां नहीं बल्कि हमारी बेटी खतरे में है। गुलडी, तुम लालटेन जला कर लाओ। उसने अपने शौहर की तरफ देखा। और तुम बंदूक उठाओ और बाहर जाकर एक नजर डालो, मुमकिन है वो कहीं दिखाई दे जाए। गुलडी ने जल्दी से लालटेन जलाई। गुलडी के बाप ने बीवी की हुक्म उदूली मुनासिब ना समझी। उसने बादल नाखास्ता उठकर लनगड़ाते हुए अपनी बंदूक तलाश की और उसमें एक कारतूस डाला। गुलडी लालटेन उठाए अपने बाप के साथ साथ होली। बाप ने मुश्किल से कदम बढ़ाते हुए कहा, हाँ अब बताओ, उसने किस जगह तुम्हें पकड़ने की कोशिश की थी? बारी के बिल्कुल पास में जैसे ही बाहर निकली, उसने मुझे पकड़ लिया, फिर वो मुझे अंदर ले जाने की कोशिश करने लगा। गुलडी ने बताया। बहुत बदजात है वो, बाप ने नाक चढ़ाकर कहा। वो बार बार अपनी बंदूक इस तरह संभाल लेता था जैसे उसे इसकी जरूरत पड़ने ही वाली हो। बाड़ा मकान के सामने ही था। गुलडी की माँ मकान के दरवाजे पर खड़ी थी और इन दोनों को बारी की तरफ जाते हुए देख रही थी। उसे सिर्फ लालटेन की हरकत से पता चल रहा होगा कि वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं। फिर जब वो बारी के अंदर चले गए तो उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। बारी के अंदर उनकी गाय बड़ी बेनियाजी से बैठी हुई जगाली कर रही थी। गाय ने बेताल्लुकी से लालटेन समेत दो मुतहर्रिक साए अंदर आते देखे और बदस्तूर जगाली करती रही। करीब ही वो बेल भी बंधा हुआ था जिसने जोर से पंग मार कर गुलडी के बाप को जख्मी कर दिया था। उसने भी उन पर एक निगाह डाली। शायद वो अपने मालिक के पंग पर पट्टियां बंधी देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था। गुलडी ने लालटेन जरा ऊंची करके चारों तरफ देखा। अब्बा, यहाँ तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई छुप सके। क्या खबर वो कहाँ छुपा होगा? वाकई यहाँ तो कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं छुप सकता। गुलडी के बाप ने तायीद की। फिर इसकी नजर लकड़ी की सीढ़ी से होती हुई ऊपर इस नीम छत्ती पर पड़ी जहाँ चारा संभाल कर रखा जाता था। हो सकता है वो मरदूद वहाँ जा छुपा हो। उफ, मेरा पाँव बहुत दिख रहा है। अब्बा, आप ऊपर चढ़कर कम अज कम देख तो ले। गुलडी ने इसके पाँव की तरफ हमदर्दी से देखते हुए तजवीज पेश की। नहीं, मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है। तुम ऐसा करो कि खुद लाइन लेकर सीढ़ी पर चढ़ो और अच्छी तरह उसे तलाश करो। अगर वो ऊपर मौजूद है तो यकीनन आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। गुलडी के बाप ने दांत पैसते हुए कहा। अगर वो वहीं हुआ तो मुझे फिर ना पकड़ ले। गुलडी ने खौफजदा आवाज में कहा। उस वक्त वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मैं यहाँ मौजूद हूँ। गुलडी सीढ़ी पर चढ़ रही थी। उसका बाप बंदूक थामे तैयार खड़ा था। गुलडी ने लालटेन बुलंद करके अच्छी तरह इधर इधर देखा। यहाँ तो कोई नहीं है। करू सीढ़ियों से उतरने लगी। जब वो नीचे उतर आई तो बाप बोला, ये कम बखत गाय बारे में चारों तरफ मटर गश्त करती है। काश इसकी जंजीर चोरी ना हुई होती। फिर वो वापस घर की तरफ चले गए। थोड़ी दूर जाकर गुलडी के बाप ने कहा, बेटी, कल तुम चारा काट कर नीम छत्ती में संभाल कर रख देना। बर्फबारी का मौसम सर पर आ चुका है। मैं जख्मी पाँव की वजह से फिलहाल किसी काम के काबिल नहीं हूँ। बारे में चारा काटते वक्त गुलडी को कुछ गर्मी महसूस हो रही थी। धूप बहुत तेज हो गई थी और वो सख्त मेहनत करने की वजह से सारे बदन पर एक खुशगवार सी नमी महसूस कर रही थी। इसके दुबले पतले बाजुओं में खासी ताकत थी, इसलिए देर तक काम करने के बावजूद वो थकी नहीं थी। दोपहर के वक्त इसने देखा कि उसकी माँ अंडों की टोकरी उठाकर बाजार की तरफ जा रही है। रास्ता बारेही की तरफ से गुजरता था। जब माँ करीब पहुंची तो गोल्डी बाहर निकल आई। माँ ने कहा, आज तुम्हारी जगह में बाजार जा रही हूँ गोल्डी, क्योंकि मुझे डर है कि वो कमबख्त तुम्हें आज फिर ना ढूंढ रहा हो। तुम्हारा बाप बंदूक लिए खिड़की से देख रहा है। अगर आज जैफरे बारे की तरफ आ गया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। लेकिन माँ, कहीं वो रास्ते में तुम्हें परेशान ना करे, इसकी क्या मुजाल है? गुलडी की माँ ने आंखें निकाल कर कहा और टोकरी से एक लंबा छरा निकाल कर गुलडी को दिखाया। मैं इसका कीमा बना दूंगी। जब गुलडी ने माँ को दूर सड़क के आखिर में गायब होते देखा तो उसने टोकरा जोर से जमीन पर फेंक दिया। उसे यकीन था कि माँ बाजार में ऐसी मुनहमक होगी कि अंधेरा होने से पहले इसे वापस आने का ख्याल तक नहीं आएगा। गुलडी ने सोचा, मेरा बाप अब तक खिड़की के पास कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा होगा। इस आलम में वो मुस्तैदी से बारी की तरफ क्या तवज्जो दे सकता है? और अगर वहां बैठकर लगातार देखता भी रहे तो उसे बारे के दरवाजे के सिवा और क्या नजर आ सकता है?
गोल्डी ने चारे का एक गट्ठा बनाया और उसे एक लंबी रस्सी के सिरे पर बांध दिया। फिर किसी ख्याल से इसकी मुट्ठियां भींच गई और बदन में तनाव पैदा होने लगा। इसकी बिल्ली की सी आंखों में एक अजीब चमक पैदा हो गई। वो चारे का गुट्ठा घसीट कर सीढ़ी की तरफ ले गई और फिर नीम छत्ती पर जा पहुंची। नीम छत्ती का फर्श घास के एक ढेर के सिवा बिल्कुल खाली था। यहाँ बहुत कम रोशनी थी। गोल्डी चारे के गुट्ठे पर बैठ गई। उसने पसीना खुश्क होने का इंतजार किया। घास की सूंधी सूंधी खुशबू उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसी वक्त घास के ढेर में हरकत पैदा हुई और सरसराहट की आवाज के साथ एक चेहरा वहां से उभरा। छोटी छोटी आंखों वाला मासूम चेहरा, फिर इसकी गर्दन नमूदार हुई, फिर सीना बाहर निकला। गुलडी की नजरें इसके चौड़े शानों और फराख सीने पर जम गई। नौजवान ने खौफजदा आवाज में पूछा, क्या अभी तक वो लोग मुझे तलाश कर रहे हैं? हाँ जेफरे, वो इंतहाई जोश व खरूश से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इन्होंने तुम्हारी तलाश में कोई जगह नहीं छोड़ी। चपा चपा छान मारा। मेरे अब्बा बहुत मुश्तिल हैं। उनका कहना है कि वो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। मैंने खुद इन्हें कल रात ये कहते सुना था। लेकिन गुलडी, मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मैं कसम खाता हूँ मैंने अरसला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो परेशानी के आलम में कह रहा था, तुम तो जानती हो कि अरसला मेरी महबूबा थी। मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करता था। भला कोई शख्स अपनी महबूबा को मार सकता है? इतनी प्यारी और वफादार महबूबा को। आह कितनी खूबसूरत और नेक थी अरसला। ठंडे दिल से सोचो, मैं उसे कैसे हलाक कर सकता हूँ? उसे तो कोई ऐसा आदमी हलाक कर सकता था जो इससे शदीद मुतनफ्फर होता। लेकिन तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। सब तुम्ही को मुजरिम समझ रहे हैं। पुलिस को भी कामिल यकीन है कि अरसला को तुम्ही ने मारा है। इसकी लाश के पास तुम्हारी टोपी भी मिली थी और तुम्हारा चाकू भी वहीं दस्तयाब हुआ था। ये चीजें तुम्हारे जुर्म का बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन मैंने इसे नहीं हलाक किया। वो तो महज मजाक में अरसला ने मेरा चाकू छीन लिया था और मैंने अपनी टोपी उसे पहना दी थी। मेरी टोपी इस पर किस कदर जच रही थी। आह, जेफरे ने कलीजा थाम लिया। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही जेफरे, गुलडी ने तल्ख लहजे में कहा, और उठकर जेफरे के पास घास पर जा बैठी। अब वो बहुत दूर जा चुकी है। तुम कब तक उसे याद करते रहोगे? अब तो सिर्फ मैं तुम्हारे पास रह गई हूँ। अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में झांको। चराग लेकर ढूंढोगे तो मुझ जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। उसने चेहरा हथेलियों से ढांप लिया और ससकने लगी। चंद लम्हों बाद उसने हसरत से जेफरे की तरफ देखकर कहा, मुझे अपने बाजुओं में छुपा लो जेफरे, जिस तरह तुम अरसला को। जेफरे ने झुका हुआ चेहरा उठाया और गौर से गुलडी की तरफ देखा। वो सवालिया अंदाज में उसे देख रहा था। फिर यकायक ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी कोई उलझन दूर हो गई हो और जैसे इसने कोई अहम मसला हल कर लिया हो। गुलडी, एक बात पूछूं? हाँ कहो। क्या तुम्ही ने अरसला को हलाक किया है? मेरा ख्याल है तुम ही ऐसा कर सकती थी। जेफरे की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल यही बात है। तुम्हें अरसला से सख्त नफरत थी ना? इसकी खूबसूरती की वजह से तुम इससे हसद करती थी। तुमने उसे कत्ल करके कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा दिया है और अब सब लोग मुझे मुजरिम समझ रहे हैं। गुलडी चंद लम्हों तक तासुरात से आरी चेहरे के साथ जेफरे को घूरती रही। फिक्र ना करो जेफरे, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। गुलडी ने इसके और करीब होते हुए कहा, जब तक मैं अपनी जबान ना खोलूं, कोई ये नहीं जान सकता कि तुम यहाँ छुपे हुए हो। इस तरह तुम इन्हें और ज्यादा यकीन दिला रही हो कि मैं मुजरिम हूँ। जेफरे ने कहा, तुमने कल मुझे दूध पिलाया और अपने बाप को शायद कोई और ही कहानी सुनाई। यही वजह है कि वो बंदूक लेकर यहाँ आ पहुंचा था। आज तुम्हारी माँ भी छुरा लिए मेरी तलाश में घूम रही है। तुम कितनी यार हो। आज रात में तुम्हारे लिए सेब का मुरब्बा भी लाऊंगी और खाने को जो भी अच्छी चीजें मिलेंगी ले आऊंगी। तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। जेफरे बहुत देर तक खामोश रहा, फिर हाथ मिलते हुए बोला, काश मैं किसी तरह यहाँ से फरार होकर इतनी दूर चला जाऊं कि मुझे जान का खतरा ना रहे। गुलडी, तुम कब मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दोगी? गुलडी ने जेफरे की टांग में बंधी हुई जंजीर की तरफ गौर से देखा। जब हालात ठीक हो जाएंगे, उसने चमकती हुई आंखों से इसे देखकर कहा, लेकिन अभी कई दिन तक नहीं। बताओ, तुम मुझे चाहते हो ना?